A very good evening, guys. I'm Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKira.com. देखिए, पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी शेड्यूल को लेके, उस पर कई लोगों को एप्रीहेंशंस हो गई थी या कई लोगों को डाउट्स हो गया था कि वीडियो कब से स्टार्ट हो रही है. फॉर द मैक्सिमम रीच आई हैव डिसाइडेड कि पहले हम लोग लीगल मैक्सिम्स और लीगल वर्ड्स जो हैं ये खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम 17 अक्टूबर यानी कि फर्स्ट नवरात्रि जब है वहां से हम स्टार्ट करेंगे एंड वीडियोस आपकी चलेंगी कॉन्स्टेंटली अराउंड अप्रैल 2021. That is the end of the session. ठीक है, तो आई थिंक फ्रॉम दिस नवरात्रा टू द नेक्स्ट नवरात्रा दिस विल गो ऑन एंड मई या जून में जब भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके हिसाब से आपको एडिशनल लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे यूट्यूब पर और कुछ जो मटेरियल है वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा हमारी साइट्स पर. जिसको इसके बावजूद भी डाउट्स हैं वो हमारे मेल एड्रेस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो और आप अपने डाउट्स जो हैं क्वेरीज जो हैं भेज सकते हो या आप हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसको लाइक कर सकते हो. उसके बाद आप उसमें मैसेज भेज सकते हो. आप मुझे पर्सनली भी मैसेज भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से. सो दैट्स ऑल फॉर द शेड्यूल. Now we will start with the word B because the last time I think we ended with the word A for the legal maxims. So wait a second, guys. So bona fide, in good faith, it implies sincere good intention regardless of the outcome. Mostly bona fide is used in insurance matters, so you can just write it down. Bona fide जो है वो insurance matters में use होती है कि आप good faith के अंदर अपनी medical conditions and all those things you just disclose to your insurance provider. And if you have not done it, so let us say कि आप बीमार हैं, ग्रसित हैं और आप अपनी medical report झूठी साबित की है, तो जो आपका insurance claim है वो वहाँ पे फिर null and void हो जाएगा. Bona vacantia है ownerless goods जिसका कोई ओनर ना हो. नॉर्मली ये गुड्स जो हैं जैसे मान लेते हैं ये क्लेम कर लेते हैं. सो लेट अस से कि कोई पर्सन है उसके वो मर गया है और उसके आसपास कोई ना उसका रिलेटिव है ना कोई जानने पहचानने वाला. ही वाज एन ऑर्फन एंड कोई भी नहीं है आसपास, तो फिर वो एस्टेट के थ्रू गवर्नमेंट को चला जाता है. गवर्नमेंट इज द फाइनल ओनर ऑफ एवरीथिंग, सो इट गोज टू द गवर्नमेंट. और इट इज समथिंग व्हिच इज फाउंड लाइक ऑन अ रोड, nobody knows it और उसकी आइडेंटिटी पता लगाना भी नामुमकिन है. लेट अस से नमक का पैकेट गिरा हुआ है किसी का, तो बोना वेकेंशिया ही हुआ वो. अब नमक के पैकेट का आप इश्तिहार तो करोगे नहीं, टाटा नमक है 20 रुपए का, तो वो बोना वेकेंशिया के अंदर ही आता है. इट्स एन ओनरलेस गुड. ठीक है, सो इट इज नॉट क्लेम्ड. लेट अस से यू फाउंड इट इन अ मंदिर, कोई रख के चला गया, छोड़ गया, भूल गया. इफ इट नॉट क्लेम्ड देन इट्स अ ओनरलेस गुड बिकॉज़ nobody came to claim for it. Caret question, that if the question false, indicates that a settlement to a dispute or issue has been reached and issue is now resolved. आप मैटर लेके गए कोर्ट में और कोर्ट में दोनों पार्टी की सहमति से, दोनों वकीलों की सहमति से या जज के परामर्श के बाद जो वो है चीज जो है सॉल्व हो गया, इशू सॉल्व हो गया. तो दैट इज कैरेट क्वेश्चन, द क्वेश्चन फॉल्स. Casus belli, case of war, the justification for the acts of war, you can take it in the case of like the Vienna Treaty for Germany's aggression in the World War II. उन्होंने कहा था कि वियना ट्रीटी ने हमारे साथ धक्का किया है, धक्का पंजाबी वर्ड है, हमारे साथ गलत किया है, तो उसको बेसिस बनाया था हिटलर ने पूरे जो वॉर के सेंटिमेंट को जर्मन्स में जगाने के. तो केस ऑफ वॉर जो है उसको केसेस बेली कहते हैं. लेट अस से कि केस ऑफ वॉर बन सकता था 26/11, हमारा जो हमला हुआ था ताजमहल ताज होटल्स पे, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बाय द टाटास, बट देन द गवर्नमेंट डिड नॉट took it that seriously. वो dossiers और documents ही देते रहे. They did not take it as a case of war. In any other country with a little bit of self-respect, it would have been a case of war easily, with terrorists sent by the supporters of Pakistan, and they were found guilty also. So with years and years of training, that Kasab thing. So it could have been a casus belli. Now cases for fortuitous event. तो यहाँ पर है आपका कि जो भी आपका जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है, HMS Bounty, this is a ship destroyed by Hurricane Sandy. Cases 40 would describe the HMS Bounty being at the wrong place when Hurricane Sandy came up at the coast. HMS Bounty sinks. तो एक इवेंट को जो है वो डिस्क्राइब करता है. इसके ऊपर आप और भी मैक्सिम्स हैं, इसको आप मैक्सिम डाल के एग्जांपल उसके ढूंढ सकते हैं. केविट है मे ही बीवेयर. तो केविट होता है, देखो हम केविट फाइल करते हैं कोर्ट में, नॉर्मली 90 डेज का होता है जहां तक मेरी नॉलेज है, आप बाकी चेक कर सकते हो. 90 डेज के अंदर अंदर मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन अगर डलती है तो उसको एक्स पार्टे ना दिया जाए उसका डिसीजन. मान लेते हैं कोई आपके खिलाफ कोई केस करना चाहता है, वो चुपचाप चाहता है कि कोर्ट फटाफट इसका डिसीजन दे दे, तो आपको पता है कि वो केस करेगा, तो आप कैविट डाल के रखते हैं उस केस के अंदर या उस इशू के अंदर कि अगर कोई भी केस होता है ऐसा तो मुझे पहले कैविट दे दिया जाए, मुझे वार्निंग दे दी जाए. तो वहां पर ये होता है. कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर.
तो बी अवेयर. सो बायर का मतलब है कि where buyer could not get relief from a seller for defects present on the property which rendered it unfit for use. So let us say कि आप एक पंखा लेने गए, उस पंखे में बाहर लिखा हुआ है कि 3 पंखे हैं. आपने पंखा चेक किया, आपको 2 ही पंखे दिखाई दिए और एक पंखा जो है वो टूटा हुआ दिखाई दिया और आप फिर भी उस पंखे को लेकर घर चले गए. तो ये अब आपकी गलती है कि आपने वो पंखा क्यों खरीदा है, क्योंकि सामने सामने आपको उसका डिफेक्ट दिखाई दे रहा था और फिर भी आपने उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई. वेरी सिंपल मैक्सिम, वेरी सिंपल फ्रेज, वर्ड जो भी बोल सकते हैं उसको. सर्चुरी टू बी अप्राइज्ड, अ टाइप ऑफ रिट सीकिंग जुडिशियल रिव्यू. अगर लोअर कोर्ट ने मान लेते हैं 10,000 तक की सजा दे सकता था और उसने 1 लाख की सजा दे दी है, मतलब सजा फाइन के तौर पे, या 2 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा सुना सकता था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने दे दी थी 7 साल की सजा. तो सर्चुरी की रिट लगती है उसमें. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट डलती है आर्टिकल 32 के अंदर, और आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड द कोर्ट विल पास अ रिट ऑफ सर्चुरी, दैट इज मींस टू बी अप्राइज्ड, अ टाइप ऑफ रिट सीकिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ द मैटर. कि आप ये रिट क्वैश करो क्योंकि जुरिस्डिक्शन मैटर के अंदर ही नहीं आती है, या उसके जो पर्टिकुलर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है या अपना पीनल लायबिलिटी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर वो नहीं आती है. पीनल जो दे सकता है मैटर उसके अंदर नहीं आता है. सर्चुरी का जो दूसरा होता है फॉर्म, वो भी होता है कि आप मैटर को पहले ही रोक दो, वो प्रोहिबिशन है. ठीक है, तो प्रोहिबिशन का मतलब है कि मैटर चल रहा है. लेट अस से कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो 3 साल तक की सजा दे सकता है, लेकिन वो सुन रहा है फांसी का मैटर, तो वो वहां पे नहीं चलेगा. वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे के पास जो मैटर है वो वहां पे जाएंगे. अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सुनने लग जाए और ट्रायल को फॉरवर्ड ना करे टू द हायर अथॉरिटीज, देन अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट. कि व्हाई इज ही हियरिंग द मैटर, बिकॉज वो तो बाय डिफॉल्ट ही रॉन्ग है. Ceteris paribus, when other things with other things the same, all other things being equal, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी. होता है ना कभी कभी कि अगर मैं सर्कमस्टांसेस सारे इक्वल मान के चलूं तो नहीं मिलेगी. तो आपके बॉस प्रोबेबली डाउट्स आएंगे कि सर अगर कट ऑफ पुराने जितनी निकली तो मेरा तो नहीं होगा. तो वो वहां पे यूज होता है सेटेरिस पेरिबस, कि अगर पेपर पिछले पुराने जितना टफ आया, वैसी कंडीशंस हुई, कोविड की वजह से कुछ नहीं खुला, तो क्या चीजें इक्वल होंगी या नहीं होंगी. Cogitation, nobody suffers merely for the intention. Cogitation is poenam nemo patitur. That is, nobody suffers punishment for mere intent. अब मान लेते हैं आपके मन में एक लड़की को सेक्सुअली अचीव करने की एक चाहत है इलीगल तरीके से, वो अंदर ही है, उसके लिए ना कोई प्रिपरेशन है ना कुछ आपने कुछ किया है. तो अब उस चाहतों के लिए थोड़ी आप पनिशेबल हो जाओगे. या आपने किसी को मारने की चाहत रख रखी है, ठीक है, लेट अस से सम गर्ल इज देयर एंड शी इज हैविंग अ अफेयर विद अ बॉयफ्रेंड, एंड जो ऑलरेडी उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है, तो वो दोनों में से एक को भी है कि मैं उसको मार डालूंगी, लेकिन कुछ कर नहीं रही है, फोन पे व्हाट्सएप पे चैट ही कर रही है बस दोनों एक ही लड़के से. उस केस के अंदर फिर आपका ये वाला केस लगता है कि आप इंटेंशन तो जो मर्जी रखते हो, जब तक आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया तब तक आपको लॉ नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंशंस के लिए अगर आप जज होने लग पड़े फिर तो हो गया काम. Compensatio more, balance of delay in payment or performance on the part of both the debtor and the creditor. पेमेंट भी नहीं हुआ आपका और परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ. मान लेते हैं कि आपने कहा था कि जी मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर चाहिए अपना आधा 10 kg मुझे खोया अभी चाहिए और 20 kg मुझे बाद में चाहिए, क्योंकि दिवाली बाद में है और 10 kg मुझे अभी चाहिए, और मैं आपको पेमेंट पहुंचा दूंगा 5 दिन में. ना पेमेंट आई 8 दिन में, खोया भी आया 12 दिन के बाद जो 10 दिन में चाहिए था आपको, तो फिर वो बैलेंस ऑफ डिले हो जाता है. कंपोस्ट मेंटिस हैविंग कमांड ऑफ माइंड, ऑफ साउंड माइंड होता है कंपोस्ट मेंटिस, मतलब साउंड माइंड. इसका जो उल्टा है नॉन कंपोस्ट मेंटिस, नॉट ऑफ साउंड माइंड. दिस इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कंपोस्ट मेंटिस का मतलब है कि आप साउंड माइंड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आपका साउंड माइंड नहीं है तो उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो ये एग्जांपल आता है कि जैसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं किसी को, और उस टाइम पे अगर आप उसका एग्रीमेंट लेते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं है ना वहां पे. लेकिन अगर वो नॉर्मल है, शांत है, और उस टाइम पे प्रॉपर्टी का आपके साथ ट्रांसफर चल रहा है तो फिर ठीक है, डन. कंडीशियो साइन क्वा नॉन, अ कंडीशन विदाउट विच इट वुड नॉट बी पॉसिबल. सो एन इंडिस्पेंसिबल एसेंशियल एक्शन कंडीशन ऑन इंग्रेडिएंट. अगर आप शिमला की मंडी में आओगे तो ही आपको मैं आटे का भाव 100 रुपए लगाऊंगा. अगर नहीं आओगे तो वो नहीं लगेगा. मान लो मैं आपने बोल दिया नहीं ठीक है जी मैं गड्डी लेके सोलन पहुंच गया, नहीं, नॉट वैलिड, बिकॉज अगर आप शिमला की मंडी आओगे तो दैट इज अ नॉन एसेंशियल कंडीशन.
कंसेंसस एड इडम, एग्रीमेंट टू द सेम, एग्रीमेंट टू द सेम. अब ये बहुत इजी है, मैंने पहले वाली लीगल मैक्सिम की जो वीडियो उसमें कराया था. पार्टीज मस्ट बी ऑफ वन माइंड एंड देयर प्रॉमिसेस मस्ट रिलेट टू वन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. आप कह रहे हो घोड़ा खरीदना है व्हाइट, दूसरा बंदा कह रहा है ठीक है मेरे पास तो ब्लैक घोड़ा है, आ जाओ लेने के लिए. एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं रहा, ऑब्जेक्ट एक नहीं रहा. ठीक है जी. कॉन्सेंसस फेसिट लेजम, कॉन्सेंसस मेक्स द लॉ. टू और मोर पर्संस एक एग्रीमेंट पे अराइज करते हैं तो वो लॉ, जो एग्रीमेंट है वो चलेगा until unless the object of the agreement is unlawful or against the law. So let us say कि आपने एक एग्रीमेंट किया, मान लेते हैं मैंने एक एग्रीमेंट किया एक्स बंदे के साथ कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, तूने कभी शादी नहीं करनी. Now this agreement is never held applicable by the law because law का काम होता है फैसिलिटेट करना सोसाइटी को. शादी ना करने के एग्रीमेंट जो है वो सोसाइटी को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो वॉइड हो जाते हैं. दूसरा एग्रीमेंट ये है कि मान लेते हैं मैं शिमला से हूँ और आप पंजाब से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको प्रीमियम क्वालिटी ड्रग्स पहुंचा दूंगा मलियाना कसौल से. तो फिर वहां पर हमारा एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. ठीक है. सो वहां पे ये दो एक्सेप्शन है इसके. कंस्यूटेटुडो प्रो लेगे सर्वेटुड. देखो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका रट्टा मार लेना आपने एक बार समझने के बाद. कस्टम इज हेल्ड एज लॉ. जहां पे कोई भी लॉ नहीं होता है वहां पे कस्टम होता है. ठीक है. और इवन इनफैक्ट कई जगहों पे कस्टम को भी लॉ माना जाता है. तो जैसे हिंदू लॉ आप देखते हैं उसमें कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का या कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स का तो 100% है कि उनका लॉ ही माने जाता है. सो अब गोंडल ट्राइब्स हैं या संथल ट्राइब्स हैं जो बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव in the modern dictionary sense, but some might say that they are living according to the nature. So no categorization, but according to the law कि वो अपना स्टाइल या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो उस पे फिर हिंदू लॉ जाके नहीं लग जाएगा, उसमें उनका जो चल रहा है वही चलेगा. So there was a person, a teacher from the Ramakrishna mission, I guess, in the tribal areas they were working. So there the culture is that they kidnap the girl from the Mela, and that culture still holds. That's a valid marriage. ठीक है. So ऐसे ऐसे कस्टम्स हैं तो जैसे वो हेल्ड होगा. पंजाबी उसमें जब वॉर्स बहुत ज्यादा हो गई थी 18 मिडीवल एरिया में और इन्वेजन्स थी बहुत सारी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, तो बड़े भाई की मौत के बाद छोटे भाई से शादी हो जाती थी भाभी की, क्योंकि वो घर में ही प्रॉपर्टी और घर में ही वो बहू को रखना चाहते थे. तो वहां पे फिर चादर अंदाजी एक कस्टम है वो चलता है. तो कस्टम इज हेल्ड एज लॉ इन दिस केस. बस आपको प्रूव करना पड़ता है कि कस्टम है, ये नहीं कि मैंने रूल बनाया है. लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पे मैं खड़ा होता हूँ. ऐसा कस्टम नहीं. कस्टम होना चाहिए कम से कम 4 से 5 जनरेशन पुराना और इसके रिकॉर्ड होनी चाहिए कि ये फॉलो हुआ है इस कम्युनिटी के अंदर. Contra against used in case citations to indicate that cited source directly contradicts the point being made. So don't confuse it with the game that you played on the video games. Contra, it means against. Okay, contradictory, contradiction, contraband, stuff which is illegal like the narcotics. If you've seen the Narcos serial on Netflix, then I think you will understand it better. Contra bono against good morals, क्योंकि देखो bona fide ऊपर आया था. Bona fide का मतलब good intentions था. ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बोनो इज अगेंस्ट गुड मॉरल्स. सो यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट, थोड़ा आप लगा सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट सो मेड आर जनरली इलीगल एंड एनफोर्सेबल. कॉन्ट्रा लेजम अगेंस्ट द लॉ used when a court or tribunal hands down a decision that is contrary to the laws of the governing land. I don't think so इसमें कुछ समझाने की जरूरत है. Contradictio in or adjecto, contradiction in itself, a contradiction in terms. ठीक है. सूरज जो ईस्ट में उगता है वो ईस्ट में ही ढल जाता है, या मैं पैरेलल लाइंस मीट होने पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा. कॉन्ट्राडिक्शन है वो अपने आप में. या मैं सुबह अमेरिका जाके शाम को वापस आ जाऊंगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना आपने. आपको कैसे आओगे आप? जेट प्लेन में थोड़ी जाओगे मिग में. ठीक है. मिग में भी नहीं पहुंच सकते आप, तो बहुत ज्यादा किलोमीटर है. 12 घंटे में आप मतलब you just reach from one coast of America to the other, like I'll go. Contradiction in adjective, contradiction in itself, or contradiction in terms. Contra profrentum, against the bringing forth. Contradiction adjective or contradiction in terms. Contra profrentum, against the bringing forth, against the one bringing forth. Used in contract law to stipulate that an ambiguous term in contract shall be interpreted against the interest of the party that insists upon the term's inclusion. Prevents the intentional additions of ambiguous terminology from being exploited by the party who insists on its inclusion. So आपने मान लेते हैं कि एक टर्म आपने रखी थी एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. So
लेट मी से कि आपने रखा था कि मेरा व्हाइट हाउस जो है वो आपने व्हाइट हाउस जो है वो आपने बेचना है, मतलब मान लेते हैं आपने वैसे व्हाइट हाउस जो है वो आपका जाएगा ही जाएगा। अब व्हाइट हाउस की जो कीमत है वो 100 करोड़ है उसके, जो प्राइम लोकेशन में, लेकिन आपने एक व्हाइट हाउस जो है वो अपना रखा हुआ है हिमाचल के किसी दूसरे गांव में भी, जिसकी कीमत है मान लेते हैं 10,000 रुपए या 50,000 रुपए। तो एम्बिगुअस किया आपने जानबूझ के, ताकि आप बाद में वो पैसे लेके या उसका इंटरेस्ट ब्याज वगैरह खा के, जब तक कोर्ट में केस लगेगा, आप मैटर निकाल लोगे। वो व्हाइट हाउस है ही नहीं, वो बहुत एक शैक सा है, लेकिन आप उसको लॉ में होल्ड करना चाहते हो कि वो व्हाइट हाउस है। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगा कि एम्बिगुअस टर्म आपकी इंसिस्टेंस पे हो रहा है, और प्लस इससे पार्टी के इंटरेस्ट नहीं जाने चाहिए। वो तो किसी भी हालत में प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी नहीं। मान लेते ना आपका एक कमरा है और शिमला के मेन मॉल पे आपके 10 कमरों का घर है, या 100 मंजिला इमारत है, 100 करोड़ की एक मंजिल की एक इमारत, और वो है एक घर, तो ये तो एम्बिगुअस क्या, ये तो क्लियर ही हो गया कि आपने एम्बिगुअस अपने फायदे के लिए डाला था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये यूज होता है। कोरम नॉन जुडाइज बिफोर वन हु इज नॉट अ जज, आर्बिट्रर के लिए यूज कर सकते हो। आर्बिट्रर को जज होना जरूरी नहीं है, उसको लॉ की प्रोसीडिंग्स पता हो तो बढ़िया है। सिंगापुर में जैसे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर दो पार्टीज पहले ही डिसाइड करके रखती हैं कि हमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ये करना है कि कोर्ट में नहीं जाएगा मैटर, मैटर आर्बिट्रर के पास जाएगा ताकि जल्दी डिसीजन आ जाए, सिंगापुर में हो इंडिया में हो, तो वहां पे वो यहाँ पे कोरम नॉन जुडाइज होता है बिफोर वन हु इज नॉट अ जज। सो आर इफ, देखो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा आता है, if the matter is not decided by if there any issue arises between both the parties, then the matter will be under quorum non judice, ऐसे करके एक आर्टिकल आ जाता है या एक हेडलाइन आ जाती है। वैसे तो इंग्लिश का यूज होता है, बट वहां पे ये भी यूज हो सकता है। कॉर्पस डेलिक्टी, बॉडी ऑफ द क्राइम। A person cannot be convicted of a crime unless it can be proven that the crime was even committed, ठीक है। कॉर्पस जुरिस, तो ये है बॉडी ऑफ द लॉ, द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ द लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट। कॉर्पस जुरिस सिविलिस, बॉडी ऑफ अ सिविल लॉ। देखो ऊपर जो था ना कॉर्पस जुरिस बॉडी ऑफ लॉ, ये कॉर्पस डेलिक्टी, इसीलिए तो लाश को ढूंढते हैं, वारदाते क्राइम को ढूंढते हैं, क्योंकि अगर मान लो बंदा मिला ही नहीं तो उसको वो घोषित कर दिया जाएगा ना लापता, उसको मर्डर का क्राइम तो कोई ढूंढना स्टार्ट ही नहीं करेगा, इसलिए बॉडी ढूंढी जाती है। इसीलिए बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, बॉडी को एसिड में डाल के खत्म करने की कोशिश करते हैं, तंदूर में डालते हैं, ये सब काम इसलिए होता है। Corpus juris civilis, body of civil law, complete collection of civil laws of a particular jurisdiction of a court, also sometimes used to refer to the court of Justinian. ये Justinian Roman code of law सबसे है। Corpus gentium, body of the law of nations, the complete collection of international law. ये एक अलग law है। Juris civilis is the civil law. Gentium is the law of the nations. आपके बीच में क्या ट्रीटी चल रही है, दो स्टेट्स का आपस में क्या चल रहा है, बाउंड्रीज कहाँ तक है, ऐसे। Corpus juris secundum, encyclopedia of US law drawn from US federal and state court decisions. I don't think so. That's very important. Crime and falsity, crime of falsifying, forgery. आप वो गलत सिग्नेचर कर रहे हो कोर्ट में, मान लो आप क्लर्क हो और आप गलत सिग्नेचर कर रहे हो, फॉर्जरी कर रहे हो, तो उसमें आता है। Sui bono, as to benefit whom, suggests that the perpetrators of a crime can often be found by investigating those who would have benefited financially from the crime, even if it is not immediately obvious. Can you connect the dots of this with the SSR case? That they are following it, the enforcement directorate is following कि कहाँ पे गए हैं उसके सारे पैसे, तो वहां पे देखो ये डायरेक्ट आता है सुई बोनो। अगर हम ध्यान से देखें तो लीगल मैक्सिम्स आसपास ही यूज हो रहे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये तो बस मैंने ऐसे ही अभी लाइव कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपको मैटर देखना पड़ता है कि हाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। Suis est solum, ius est usque ad coelum et id inferos. For whoever owns the soil, it is there up to the heaven and down the hell. ये मैंने कल भी कराया था आपको, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर आपका अधिकार होता है। ये तो बहुत पुरानी लैटिन मैक्सिम है, तो ऊपर तक का राइट दे दिया गया है आपको, लेकिन अभी लिमिटेड होता है म्युनिसिपल कमीशन का जितना लिमिट हो, नहीं तो लोग नीचे भी 10 मंजिलें चढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक लेवल है, वहीं तक कर सकते हो आप। डी बोनिस एस्पोरटेटिस, कैरिंग गुड्स अवे, specifies that larceny was taking place in addition to any other crime named, example trespass, डी बोनिस एस्पोरटेटिस। सो आई गेस आप इस पे सर्च कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, कैरिंग गुड्स अवे, साथ में आपने कोई और क्राइम भी कर रखा है। आई गेस आज के लिए इतना काफी है, हम लोग डी पे वर्ड पे आ गए हैं, हम कल से डी वर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि 17 तारीख से हम लोग स्टार्ट करें अपने नए लेक्चर्स लॉ के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू हैव अ नाइस टाइम।
kindly revise it. And for the links and for any queries, kindly see the description. Thank you very much. Bye-bye.